हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा डोम मैनिपुलेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमें यूज़ करनी चाहिए। तो डोम मैनिपुलेशन बहुत क्रिटिकल पार्ट है हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, वो भी जावास्क्रिप्ट में। ये क्या हम इफिशिएंट तरीके से हैंडलिंग करते हैं उसकी परफॉर्मेंस इशू को, और जो पुअर यूजर एक्सपीरियंस है उसको हम मेंटेन करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि डोम को हम इफिशिएंटली वो क्लीन तरीके से एक्सेस कर सके। तो इसमें सबसे ज़्यादा पहला पॉइंट होता है मिनिमाइज डायरेक्ट डोम एक्सेस। हमेशा हमें जो डायरेक्ट डोम एक्सेस है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि हम डोम को एक्सेस करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव टास्क है। जब भी हम डोम को एक्सेस करते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप कैश डेम की जो क्वेरीज है उनका यूज़ करो इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली। एक पर्टिकुलर क्वेरी इसलिए आपने उसका एक्सेस करो, ना कि आप हर पर्टिकुलर टास्क के लिए क्वेरी रिपीट करो। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं तो हमने एक बैड कोड लिखा है, एक गुड कोड लिखा है। बैड कोड में क्या करा है, हमने पहले बटन को एक्सेस करा है, फिर उसमें इवेंट लिस्टर लगाया, फिर क्लिक लगाया, फिर हमने बटन को एक्सेस करा है, फिर कलर डिफाइन करा। तो हमने क्या 2 बार डोम को एक्सेस करा। अब इसको बेटर कोड क्या है कि आपने बटन को एक बार एक्सेस कर लिया, देन आपने उस पर एक बार में आपने दोनों इवेंट लिस्टर भी लगा दिया और कलर भी शो कर दिया। तो इसने क्या आपने डोम में 2 ऑपरेशन नहीं करे, आपने केवल एक ऑपरेशन परफॉर्म करा। तो इस तरीके से आप परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। और आपको अवॉइड करना है रीफ्लो और रिपेंट्स। रीफ्लो रिपेंट क्या होता है कि मॉडिफाइंग लेआउट प्रॉपर्टीज विड्थ हाइट ट्रिगर, उसको वो बहुत कॉस्टली होता है। जब आप मॉडिफाई करते हो ना विड्थ और हाइट, ये क्या बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली होते हैं ऑपरेशन डोम में जाके। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप डोम को रीड और राइट की जो बेच रहती है उनको फिक्स रखो। आप हमेशा फ्रेगमेंट का यूज़ करो, डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट का, मल्टीपल चेंजेस के लिए। कैसे? अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो आपकी एक लिस्ट है, आपने उसको एक्सेस करा लिस्ट को, आपने उसमें फ्रेगमेंट का यूज़ करा, एक डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट बनाई, और उस फ्रेगमेंट में आपने जितना भी कोड है आपका वो अपने कहाँ पर लिखा, फ्रेगमेंट के अंदर लिखा। उस तरीके से आप क्या अवॉइड कर सकते हो रीफ्लो और रिपेंट्स को। ओके, अब बात करते हैं यूज क्लास मैनिपुलेशन और स्टाइल चेंजेस कि हमारे जावास्क्रिप्ट को क्लीन रखने के लिए हमारे को सेपरेट उसके डिफाइन करने होते हैं क्लास इंस्टेड ऑफ स्टाइल डायरेक्टली। ओके, जैसे अगर आपको डायरेक्टली उसको चेंज करना है तो आप डायरेक्टली उसको स्टाइल चेंज मत करो, डायरेक्टली उसको क्लास लिस्ट को ऐड करके उसमें एक अलग फंक्शन बनाओ सीएसएस की, फिर उसको चेंज करो। क्योंकि हम डायरेक्टली उसमें स्टाइलिंग करते हैं अगर डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके, तो वो भी एक हैवी ऑपरेशन होता है। तो आप क्या करो, एक क्लास लिस्ट नाम पे एक अलग वेरिएबल बना लो, ये अलग सीएसएस की क्लास बना लो, उसको आप मॉडिफाई करो उसका यूज़ करके। तो ये हमारी मतलब इसको गुड कोड बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो मैनिपुलेशन होता है ये परफॉर्मेंस हेवी नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं यूव इवेंट डेलीगेशन। ये क्या करता है, हमें इसका यूज़ करना चाहिए नंबर ऑफ इवेंट लिस्टनर को इंप्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। हमने उसको पिछले वीडियो में पढ़ा है इसको। तो इवेंट डेलीगेशन होता है, ये क्या बेस्ट प्रैक्टिस रहता है अगर हमें इवेंट हैंडल करने हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल इवेंट लिस्टनर होता है जो पेरेंट को मैनेज करता है उसके चिल्ड्रन की प्रॉपर्टीज को। इसको बोलते हैं इवेंट डॉट टारगेट। ओके, तो जैसे अगर आपको एक्सेस करना है उसकी आईडी को, तो अपने लिस्ट को एक्सेस करा, उसमें आपने इवेंट लिस्टर लगाया और इवेंट लिस्टर क्लिक होगा तो उसकी जो वैल्यूज रहती है हम ई से लेते हैं। ई मतलब उसके जो अंदर की वैल्यू है हमारे इवेंट लिस्टर की, वो तो आपने उसको एक्सेस करा, टारगेट किया आपने, देन आपने उसको चेंज करा। तो ये भी एक हमारा ऑप्टिमाइज कोड हम इवेंट डेलीगेशन का यूज़ करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, अवॉइड लेआउट थ्रेशिंग। जब हम इंटरलीव कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं डोम को, तो उसमें फोर्ड रिफ्लो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ थ्रेशिंग, जैसे आप अपने उसकी विड्थ चेंज करी और विड्थ सेट करी तो इसको बोलते हैं फोर्स रिफ्लो। तो ये रिफ्लो और रिफेंट आता मतलब विड्थ और हाइट चेंज करते हो, तो ये अवॉइड करना चाहिए हमारे को, उसका लेआउट चेंज करना जब हम डोम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप पहले रीड करो और राइट करो आफ्टर सम चेंजेस, नॉट डायरेक्टली चेंज द पर्टिकुलर लेआउट ऑफ द वेबसाइट। ओके, अब बात करते हैं यूज रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम फॉर एनिमेशन। हमें क्या रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम का यूज करना चाहिए जब एनिमेशन कर रहे हो, क्योंकि इसका जो सिंक होता है ब्राउजर का रिफ्रेश रेट वो 60 FPS होता है स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए। ओके, तो जब भी आपको उसको चेंज करना है तो आपको जो स्टाइलिंग करनी है उसको किसका यूज करना है, आपको रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम का यूज करना है। ओके, तो इस फंक्शन पे क्या होगा, जब भी आप पिक्सल चेंज करोगे तो उसका जो 60 FPS है उसका ग्राफिक्स है वो उसका चेंज नहीं होगा। ओके, तो इसमें हमारी मतलब परफॉर्मेंस अच्छा होगा और यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा यूजर का। अब बात करते हैं क्लीन अप इवेंट लिस्टनर के बारे में। जो हमारी मेमोरी को होती है उसमें लीक्स होते हैं स्पेशली सिंगल पेज एप्लीकेशन में, तो उनको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लीन अप करना पड़ता है हमारा इवेंट लिस्टनर। फिर जब भी हम इवेंट लिस्टनर क्लिक करवाते हैं, जैसे हमने कुछ फॉर्म में कुछ फिल करवाया तो हमने क्लिक करा, हैंडल क्लिक कर लिया, लेकिन हमेशा क्लिक होने के बाद हम क्या उसको डायरेक्ट छोड़ देते हैं उस पूरे कोड को, नहीं, हमें क्लिक होने के बाद उसमें एक और फंक्शन लगाना है कि रिमूव इवेंट लिस्टनर। आपको उसी का कोड भी लिख देना पीछे कि हमको इवेंट लिस्टनर को रिमूव कर दो आफ्टर हमारा जो टास्क हो गया कंप्लीट, उसके बाद उसको इवेंट लिस्टनर को आप रिमूव कर दो।
तो उससे क्या जो मेमोरी लीकेज प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी। ओके, अब यूज टेम्पलेट लिटरल्स एंड इनर एस्टिमल केयरफुली। जो टेम्पलेट लिटरल और इनर एस्टिमल का आपको केयरफुली यूज करना है। क्यों? क्योंकि आप इसको यूज तो कर सकते हो लेकिन इसमें क्या एक्स एक्सिस अटैक हो सकते हैं इनपुट में, क्योंकि जो टेक्स्ट कंटेंट होता है क्रिएट एलिमेंट का वो रेंडर करता है यूजर डाटा को। ओके, डायरेक्टली यूजर को शो होता है। तो आपको क्या आपने अनफेक्ट तरीके से यूज नहीं करना, आपको डायरेक्टली फिर नॉर्मल उसमें यूज नहीं करना आपको। और इसके अंदर आपको कभी भी जो हमारे इनर एस्टिमल रहता है, टेम्पलेट एडिटर रहता है, इसके अंदर आपको कभी भी एस्टिमल टैग नहीं लिखने होते। ओके, क्योंकि इससे क्या जो इंजेक्शन अटैक हो सकते हैं वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपको सेफ तरीके से लिखना है तो आपको डिव बना और उसके अंदर आपको डायरेक्टली इसको पास करना होता है। ओके, और 9th पॉइंट है यूज डेव टूल्स टू प्रोफाइल डोम परफॉर्मेंस। आपको डोम परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो आप डेव टूल्स का यूज करो, तो जो परफॉर्मेंस को इन्हांस करेंगे। पहला होता है लेआउट रिफ्लो कोस्ट, दूसरा आता है रीपेंट, दूसरा होता है लॉन्ग टास्क। ये सारे आप अलग अलग एक्सटेंशन इंस्टॉल करो, इनका यूज करके आप इफिशिएंट बना सकते हो आपके डोम इवेंट्स को। ओके, तो अगर मैं आपको वीडियो की समरी बताऊं तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे कैश कर सकते हो डोम के रेफरेंस को, कैसे बेस्ट डोम ऑपरेशन कर सकते हो इंप्रूव परफॉर्मेंस के लिए, और ये रिड्यूस रिफ्लो करता है। और आपको क्लासेस का यूज़ करना चाहिए स्टाइलिंग के लिए, जो फेवरेट हो जाता है उसका कंफर्म। इवेंट डेलीगेशन का यूज़ करना होता है क्योंकि फ्यू लिसनर रहेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस आएगी। आपको लेआउट थ्रेशिंग का यूज़ करना चाहिए, तो हमारा जो रिफ्लो होता है उसको अवॉइड करता है। हमको एनिमेशन के लिए रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम का यूज़ करना चाहिए, और हमें क्लीनअप इवेंट लिखने का यूज़ करना चाहिए मेमोरी लीक अवॉइड करने के लिए। और हमारे को कोड को हमेशा फिनिटाइव फॉर्म में लिखना है। ओके, बिफोर यूजिंग इनर एस्टिमल, जो हमारे एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी है उसको अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इफिलेटेड कुछ भी डाउट है डोम मैनिपुलेशन की जो हमने प्रैक्टिस में बताई, इफिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।